नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी के कण कण में त्याग, शौर्य, बलिदान की गाथाएं लिखी हुई हैं। दोस्तों, राजस्थान की हवाएं अपने साथ राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा को लेकर चलती हैं। दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी से राजस्थान की भीनी भीनी खुशबू आती है। वह भीनी भीनी खुशबू दोस्तों राजस्थान के त्याग की है, यहाँ के वीरों के बलिदान की है, यहाँ की कला और संस्कृति की है। दोस्तों, राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जिला हो, ऐसा क्षेत्र हो या कोई ऐसा गांव हो दोस्तों जहां की मिट्टी में वीरों का त्याग बलिदान सम्मिलित ना हो। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक मिट्टी की चर्चा करने जा रहे हैं और वो मिट्टी है दोस्तों नवाबों की नगरी टोंक की। हाँ दोस्तों, नवाबों की नगरी टोंक दोस्तों साहब जिसे बिसलपुर बांध के लिए जाना जाता है, दोस्तों राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत नवाबों की नगरी टोंक के लिए। तो दोस्तों आप सब रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और दोस्तों शुरू करते हैं। नवाबों की नगरी टोंक के बारे में हम आज लिखना शुरू करते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज दोस्तों जो हमारा विषय होगा वो होगा राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत टोंक जिला। दोस्तों आज जो हमारा विषय होगा वो होगा राजस्थान जिला के अंदर राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत टोंक जिला। एकदम क्लियर? अब दोस्तों करें शुरू भाई, सब तैयार है ना? ठीक। अच्छा, फिर दोस्तों बात आती है, सबसे पहले हम टोंक जिले का ऐतिहासिक स्वरूप देखते हैं कि टोंक का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है। तो दोस्तों याद रखना, जो टोंक है ना, ये टोंक पूर्व में दोस्तों ये जो टोंक है ना, ये पूर्व में अर्थात ब्रिटिश काल में या आज़ादी से पहले दोस्तों जो टोंक है ना, ये पूर्व में अथवा ब्रिटिश काल में अथवा आज़ादी से पहले राजस्थान की 3 रियासतों के अधीन अथवा राजस्थान के 3 राजवंशों के अधीन रहा था। ठीक दोस्तों, टोंक सर्वप्रथम रहा दोस्तों चौहान वंश के अधीन। अर्थात जो टोंक है, इस टोंक पर दोस्तों सबसे पहले चौहान वंश का शासन रहा। जो टोंक है, इस टोंक पर दोस्तों सबसे पहले किसका शासन रहा? चौहान वंश का शासन रहा। दोस्तों चौहान वंश के पतन के बाद टोंक कुछ समय तक मेवाड़ रियासत के भी अधीन रहा। चौहान वंश के पतन के बाद जो टोंक है ना, ये टोंक कुछ समय तक किसके अधीन रहा? मेवाड़ रियासत के अधीन रहा। और दोस्तों कुछ समय तक दोस्तों जो टोंक है ना, ये जयपुर रियासत के भी अधीन रहा था। क्लियर? जो टोंक है ये कुछ समय तक किसके अधीन रहा था? जयपुर रियासत के भी अधीन रहा था। तो इसके ऐतिहासिक स्वरूप की बात की जाए तो आप क्या बताओगे कि जो टोंक है ना, ये टोंक आरंभ में चौहान वंश के अधीन रहा। ठीक। अच्छा, चौहान वंश की स्थापना कहाँ हुई थी आप सबको याद है ना? तो अगर चौहान वंश की स्थापना पूछा जाए तो क्या बताओगे आप कि चौहान वंश की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी दोस्तों? सांभर में। कहाँ हुई थी? सांभर में। एकदम क्लियर? और पूछ लिया जाए कि चौहान वंश का संस्थापक कौन होगा तो बता देना भैया, वासुदेव चौहान। तो जो टोंक रियासत है ये आरंभ में कुछ दिनों तक या कुछ वर्षों तक किसके अधीन रही थी? चौहान वंश के अधीन। चौहान वंश का जब पतन हुआ तो जो टोंक रियासत है ये किसके अधीन आ गई दोस्तों? मेवाड़ रियासत के अधीन। एकदम क्लियर? और दोस्तों आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो मेवाड़ रियासत है ना, इस मेवाड़ रियासत में दोस्तों कौन सा वंश था? गोहिल वंश। जो मेवाड़ रियासत है यहाँ कौन सा वंश था? गोहिल वंश था। तो दोस्तों ये जो टोंक रियासत है ये कुछ समय तक गोहिल वंश के अधीन रही। किसके अधीन रही? गोहिल वंश के अधीन रही। और पूछा जाए कि गोहिल वंश का संस्थापक कौन है तो आप क्या बताओगे? गोहिल द्वितीय। कौन है दोस्तों? गोहिल द्वितीय। अच्छा दोस्तों एक बात याद रखना, मेवाड़ में
3 राजवंश हुए हैं। सबसे पहले कौन सा राजवंश हुआ? गुहिल राजवंश। और गुहिल राजवंश का संस्थापक गुहिल, एकदम क्लियर। अच्छा, गुहिल राजवंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था ना, उसका नाम था कालभोज। जो गुहिल राजवंश है उसका अंतिम शासक कौन था? कालभोज। अच्छा दोस्तों, आगे जाकर जो गुहिल वंश है ना, ये गुहिल वंश दोस्तों चेंज हो गया था किसमें? रावल वंश में। किसमें चेंज हो गया था? रावल वंश में। और दोस्तों पूछा जाए कि जो रावल वंश है, इस रावल वंश का संस्थापक कौन है? तो आप क्या बताओगे? बापा रावल। कौन है दोस्तों? बापा रावल, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जो बापा रावल है ना, यही कालभोज है। बापा रावल ही कालभोज है, कालभोज ही बापा रावल है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगली बात, जो रावल वंश है इसका जो अंतिम शासक होगा वो कौन होगा? रावल रत्न सिंह। कौन होगा? रावल रत्न सिंह। अच्छा दोस्तों, जो गुहिल वंश है ये आगे जाकर दोस्तों रावल वंश और फिर रावल वंश के बाद किसमें चेंज हो गया? सिसोदिया वंश में। किसमें चेंज हो गया दोस्तों? सिसोदिया वंश में, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे कि जो सिसोदिया वंश है उसका संस्थापक कौन था? राणा हम्मीर सिसोदिया। कौन था रे भैया? राणा हम्मीर सिसोदिया। और पूछा जाए कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय सिसोदिया वंश का शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह, एकदम क्लियर। अब मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। हमारा विषय है टोंक रियासत। टोंक रियासत ऐतिहासिक काल में या राजपूत काल में कितनी रियासतों के अधीन रही थी? 3 रियासतों की। सबसे पहले चौहान वंश के। चौहान वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? सांबर में। संस्थापक क्या बता दोगे? वासुदेव। आगे जाकर जो टोंक रियासत है वो किसके अधीन हुई? मेवाड़ रियासत के। मेवाड़ में कौन सा वंश है? 3 वंश। कौन कौन से? गुहिल वंश, रावल वंश और सिसोदिया वंश। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल द्वितीय और गुहिल वंश का अंतिम शासक कालभोज। रावल वंश का संस्थापक बापा रावल और रावल वंश का अंतिम शासक रत्न सिंह। और आगे जाकर रावल वंश किसमें चेंज हो जाएगा? सिसोदिया वंश में। और सिसोदिया वंश का संस्थापक हम्मीर और हम्मीर। अच्छा दोस्तों, सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन होगा? महाराणा भूपाल सिंह। कौन होगा? महाराणा भूपाल सिंह, क्लियर। अब दोस्तों आगे जाके साहब आपके टोंक पर किस रियासत का अधिकार रहा? जयपुर का। किसका रहा? जयपुर का। और पूछा जाए कि जयपुर में कौन सा वंश है? जयपुर में कौन सा वंश है? तो आप क्या बताओगे? कछवाहा वंश। जयपुर में कौन सा वंश है? कछवाहा वंश, क्लियर। और पूछा जाए कि जो कछवाहा वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो आप क्या बताओगे? दुलहराय। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन है? दुलहराय। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, जो दुलहराय है ना, इस दुलहराय का एक नाम और है। और पूछा जाए कि दुलहराय का एक नाम क्या है? तेजकरण। क्या नाम है? तेजकरण। समझ गए अच्छी तरह? ठीक। टोंक का ऐतिहासिक स्वरूप समझ गए। पहले कहाँ आता था? चौहान वंश के अधीन, फिर मेवाड़, फिर जयपुर रियासत के अधीन। चौहान वंश की स्थापना सांभर में, करने वाला वासुदेव। मेवाड़ रियासत का संस्थापक गुहिल। अच्छा, गुहिल वंश के कितने नाम? 3। गुहिल, रावल और सिसोदिया। तीनों क्लियर हो गए। जयपुर में कौन सा वंश है? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन होगा? दुलहराय या फिर तेजकरण, एकदम क्लियर। अब अगली बात दोस्तों समझना, फिर बात आती है कि जो टोंक जिला है, जो टोंक जिला है या जो टोंक रियासत है, बात आती है कि जो टोंक जिला है या जो टोंक रियासत है, इस टोंक का नाम किसके द्वारा रखा गया? अर्थात इस टोंक का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखना, पूछा जाए कि टोंक का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बताओगे? भोला ब्राह्मण के द्वारा। पूछा जाए कि टोंक का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बताओगे? भोला ब्राह्मण के द्वारा। भोला नामक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा टोंक रियासत का नामकरण किया गया था। समझ जाओगे ना? टोंक रियासत का नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन होगा? भोला नामक ब्राह्मण, एकदम क्लियर। अच्छा, फिर दोस्तों बात आती है कि जो टोंक रियासत है, इस टोंक का संस्थापक किसे माना जाए?
फिर बात आती है कि जो टोंक रियासत है, इस टोंक रियासत का संस्थापक किसे माना जाए, तो आप क्या बताओगे, अमीन खां पिंडारी को। पूछा जाए कि टोंक रियासत का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे, अमीन खां पिंडारी। एकदम क्लियर, अमीन खां पिंडारी तो होगा टोंक रियासत का संस्थापक। और टोंक रियासत का नामकरण करने वाला कौन होगा, भोला ब्राह्मण। तो यहां से आपकी 5 बातें क्लियर हुई हैं। प्रश्न नंबर 1, टोंक ऐतिहासिक काल में या राजपूत काल में कितनी रियासतों के अधीन था, 3 रियासतें। कौन कौन सी, अजमेर का चौहान वंश, क्लियर, जयपुर का कछवा वंश और मेवाड़ रियासत के अधीन रहा। ठीक, अच्छा अगली बात, टोंक रियासत का नामकरण किसने किया था, भोला ब्राह्मण ने। 2 बातें। अच्छा, टोंक का संस्थापक कौन होगा, अमीन खां पिंडारी। कौन होगा, अमीन खां पिंडारी। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर दोस्तों बात आती है कि जो टोंक रियासत है, फिर बात आती है कि जो टोंक रियासत है या जो टोंक जिला है, वर्तमान हम टोंक जिला बोलेंगे, तो पूछा जाए कि जो टोंक जिला है, ये टोंक जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है। पूछा जाए कि टोंक जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है, तो आप क्या बताओगे कि टोंक जिला वर्तमान में आता है अजमेर संभाग में। समझ जाओगे ना भाई। पूछा जाए कि टोंक जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है, तो क्या बताओगे, अजमेर संभाग में आता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अजमेर संभाग के 4 जिले याद है या नहीं है आपको, बोलो भाई, याद है ना। अच्छा, कौन कौन से, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। कौन कौन से, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ये 4 जिले कहाँ आते हैं, अजमेर संभाग में आते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा, अगली बात, पूछा जाए कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले की भौगोलिक स्थिति क्या होगी। जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले की भौगोलिक स्थिति क्या होगी। अच्छा, भौगोलिक स्थिति का मतलब है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आता है, कौन से विभाग में आता है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो टोंक जिला है ना, ये आता है पूर्वी राजस्थान में। जो टोंक जिला है ये कहाँ आता है, पूर्वी राजस्थान में आता है। एकदम क्लियर। और दोस्तों अगर वास्तविक देखा जाए ना, तो ये पूर्वी राजस्थान के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, पूर्वी राजस्थान के मध्य में स्थित है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात क्या क्लियर हुई कि टोंक जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है, अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग के जिले कितने बताओगे भाई, 4। कौन कौन से, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अच्छा, टोंक की वर्तमान भौगोलिक स्थिति कि वर्तमान में ये किस विभाग में आता है, तो कहाँ आता है ये, पूर्वी राजस्थान के मध्य में आता है। एकदम क्लियर। अच्छा, अगली बात दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे कि टोंक जिले का अक्षांशीय विस्तार बताइए। पूछा जाएगा आपसे कि टोंक जिले का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो दोस्तों आप टोंक का अक्षांशीय विस्तार कितना बताओगे, 25 डिग्री 41 मिनट। कितना बताओगे, 25 डिग्री 41 मिनट से 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर। पूछा जाए कि जो टोंक जिला है ये किस अक्षांश के मध्य स्थित है, तो आप क्या बताओगे कि जो टोंक जिला है ना, ये 25 डिग्री 41 मिनट से 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। दोस्तों ये अक्षांश देशांतर बहुत अच्छी तरह याद रखने होंगे। देखो अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी केवल राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार याद रखता है, जिलों का याद नहीं रखता है। दोस्तों वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा को पास करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो आपको अपनी नॉलेज का लेवल और बढ़ाना होगा। क्लियर। और दोस्तों आपको बारीक से बारीक चीज भी याद रखनी होगी। ठीक, कोई भी चीज आपको नहीं छोड़नी है। आपको जहां लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता वो जरूर आता है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों अक्षांश विस्तार क्या बताओगे, 25 डिग्री 41 मिनट से 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश किसका है, ये टोंक का। क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि टोंक जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है।
टोंक जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आप क्या बताओगे? 75 डिग्री 7 मिनट। कितना बताओगे? 75 डिग्री 7 मिनट से लेकर 76 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। समझ जाओगे ना भैया? ठीक, अक्षांश और देशांतर। ठीक, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह। तो देशांतरीय विस्तार क्या बताओगे? 25 डिग्री 7 मिनट से 76 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अक्षांश विस्तार क्या बताओगे? 25 डिग्री 41 मिनट से 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। एकदम क्लियर? अच्छा, फिर बात आती है कि जो टोंक है ना, इस टोंक की जनसंख्या कितनी है? पूछा जाए कि टोंक की जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों वर्ष 2011 के अनुसार जो टोंक की जनसंख्या है वो है 14,21,326। वर्ष 2011 के अनुसार टोंक जिले की जनसंख्या कितनी है? 14,21,326। एकदम क्लियर? अच्छा, मैंने आपको कल बताया था ना कि दोस्तों जो 2011 की जनगणना है, क्लियर दोस्तों, जो 2011 की जनगणना है ये दोस्तों किसके निर्देशन में की गई थी? सी चंद्रमौली के निर्देशन में। क्लियर? आधार वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एकदम क्लियर? अगली बात दोस्तों, पूछा जाए कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? पूछा जाए कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो आप क्या बताओगे? 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना बताओगे? 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसका जनसंख्या घनत्व है? ये टोंक जिले का। ठीक, एक बार देखो, 5 बातें क्लियर कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। टोंक वर्तमान में किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। ठीक, भौगोलिक स्थिति क्या है कि वर्तमान में टोंक राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, टोंक का अक्षांश विस्तार एकदम क्लियर, कितना? 25 डिग्री 41 मिनट से 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 75 डिग्री 7 मिनट से 76 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर। जनसंख्या 14,21,326। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। एकदम क्लियर? अच्छा, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना बताओगे? 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, अगली बात, अच्छा पूछा जाए कि जो टोंक है ना, इस टोंक का उपनाम क्या है? टोंक का उपनाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो टोंक है ना, इसे कहा जाता है नवाबों की नगरी। क्लियर? क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी। एकदम क्लियर दोस्तों? भारत के संदर्भ में नवाबों की नगरी होगी हैदराबाद शहर। ठीक, तो राजस्थान के संदर्भ में नवाबों की नगरी कौन होगी दोस्तों? आपके दोस्तों टोंक। तो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हो गया? टोंक। एकदम क्लियर? अच्छा, फिर दोस्तों पूछा जाता है, अक्सर दोस्तों एक प्रश्न बनकर आता है कि जिले का आकार बताइए। तो दोस्तों राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जो अपने विशेष आकार के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जो अपने विशेष आकार के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? और उन्हीं जिलों में एक जिला है टोंक। और दोस्तों अक्सर टोंक से आकार को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों वर्ष 2006 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टोंक जिले का आकार पूछा गया है, याद रखना अच्छी तरह। अब दोस्तों जो टोंक जिले का आकार है ना, वो है राजस्थान के आकृति के समान। क्लियर? जो टोंक जिले का आकार है वो कैसा है? राजस्थान की आकृति के समान। और दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से वो कौन सा जिला है जो राजस्थान की समान आकृति के रूप में जाना जाता है, अथवा राजस्थान की समान आकृति के रूप में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? टोंक। क्लियर क्या भैया? ठीक,
फिर बात आती है कि अगर टोंक जिले की आकृति राजस्थान की आकृति के समान है तो राजस्थान की आकृति कैसी है? अगर टोंक जिले की आकृति राजस्थान की आकृति के समान है तो फिर राजस्थान की आकृति कैसी है? आप सबको पता है, क्लियर। विषम कोणीय चतुर्भुज। तो पूछा जाए कि जो राजस्थान है इस राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। समझ जाओगे क्या भैया? राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, क्लियर। अच्छा, फिर बात ही आती है, देखो देखो दोस्तों, एक बात बता रहा हूं। अब अगर राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है तो टोंक की आकृति भी कैसे हुई? विषम कोणीय चतुर्भुज। तो प्रश्न दो तरह से, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति वाला जिला टोंक, राजस्थान की समान आकृति वाला जिला टोंक। अब प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम किसने दिया था? राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम किसने दिया था? तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम किसने दिया था तो आपका आंसर होगा टी.एच. हैंडले। क्या आंसर होगा? टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम दिया गया था। समझ गए अच्छी तरह? ठीक दोस्तों, संभाग अजमेर, ये एकदम क्लियर। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। ठीक, अब दोस्तों बात आती है कि जो टोंक है ना, इस टोंक में परिवहन क्या है? बात आती है कि टोंक में परिवहन का साधन क्या है? पूछा जाएगा आपसे कि टोंक में परिवहन का साधन क्या है, क्लियर। तो दोस्तों परिवहन के कुल मिलाकर 4 साधन होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। परिवहन के कुल कितने साधन होते हैं? 4। एक तो सड़क मार्ग, एक रेल मार्ग, एक वायु मार्ग और एक कौन सा होगा दोस्तों आपके दोस्तों? जल मार्ग। अब टोंक जिला एक ऐसा जिला है जहां केवल परिवहन का एक ही साधन है, सड़क मार्ग। ठीक ना भैया? परिवहन के कितने साधन बताए मैंने? 4। कौन कौन से? एक तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। फिर बात आती है कि टोंक जिले में परिवहन का साधन क्या है? तो दोस्तों जो टोंक है ना, यहाँ जो परिवहन का साधन है वो केवल क्या है? सड़क मार्ग। एकदम क्लियर। अर्थात सड़क मार्ग ही तब आपके टोंक जिले से जुड़ने का एकमात्र साधन है। फिर बात आती है कि अगर सड़क मार्ग टोंक जिले का परिवहन का मुख्य साधन है तो यहाँ से कौन कौन से सड़क मार्ग निकलते हैं या गुजरते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, टोंक से 2 सड़क मार्ग गुजरते हैं। एक तो गुजरता है NH 8, एक तो क्या गुजरता है? NH 8, और एक क्या गुजरता है? NH 12। दोस्तों एक तो क्या गुजरता है? NH 8 और एक क्या गुजरता है? NH 12। तो दोस्तों टोंक से 2 तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। ये कहां से निकलती है दोस्तों? टोंक से। समझ जाओगे? अब दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, समझना। टोंक में परिवहन का साधन क्या नहीं है? रेलवे मार्ग। क्लियर। टोंक में परिवहन का साधन क्या नहीं है? रेलवे मार्ग। समझ जाओगे ना? अब बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसे साथ साथ लिख भी लेना। एकदम क्लियर। अब राजस्थान के वर्तमान में 5 जिले ऐसे हैं जहां रेलवे मार्ग नहीं है। वर्तमान में राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जहां रेलवे मार्ग नहीं है। अच्छी तरह सुन लेना दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में राजस्थान में कितने ऐसे जिले हैं जहां रेलवे मार्ग नहीं है? तो 5 हैं। क्लियर। अच्छा पूछा जाए वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो टोंक में कोई रेलवे मार्ग नहीं है। ठीक। फिर दूसरा कौन सा होगा? करौली। दोस्तों करौली में कोई रेलवे मार्ग नहीं है। अच्छा तीसरा कौन सा होगा दोस्तों? बांसवाड़ा। क्लियर। यहां भी कोई रेलवे मार्ग नहीं है। अच्छा चौथा कौन सा होगा? सिरोही। ठीक। और अंतिम कौन सा होगा? प्रतापगढ़। ठीक। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक। यद्यपि भूगोल का है लेकिन हम टोंक के साथ पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी।
टोंक में परिवहन का साधन क्या है? सड़क मार्ग। कितने, यहां से कितने एनएच गुजरते हैं? 2, एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और एक राष्ट्रीय राजमार्ग 12। टोंक में परिवहन का साधन नहीं है, रेलवे मार्ग। तो वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जहां रेलवे मार्ग का अभाव है? तो आप क्या बताओगे? 5। कौन कौन से? टोंक, करौली, बांसवाड़ा, सिरोही और प्रतापगढ़ में कोई रेलवे मार्ग नहीं है, कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है। अब देखो, एग्जामिनर 2 तरह से प्रश्न पूछेगा। अगर वो ये पूछे कि राजस्थान के कितने जिलों में रेलवे मार्ग नहीं है या रेलवे मुख्यालय नहीं है, तो 5, टोंक, करौली, बांसवाड़ा, सिरोही और प्रतापगढ़। लेकिन अगर वो ये पूछे कि वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में रेल पटरी नहीं है, वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में कोई रेलवे पटरी नहीं है, तो एक तो होगा बांसवाड़ा और एक होगा प्रतापगढ़। रेलवे मुख्यालय का अभाव है 5 जिलों में और रेल पटरी का अभाव है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। समझ जाओगे दोस्तों? क्लियर। अब एक बात और याद रखना, यद्यपि वर्तमान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कोई भी रेलवे पटरी नहीं है, कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है, किंतु इस बांसवाड़ा को रेलवे मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। इसका काम प्रक्रिया अधीन है, निर्माणाधीन है। क्लियर। और दोस्तों, जो बांसवाड़ा है ना, इसे जोड़ा जा रहा है डूंगरपुर रतलाम रेलवे मार्ग से। किससे जोड़ा जा रहा है? डूंगरपुर रतलाम रेलवे मार्ग से जोड़ा जा रहा है और इस मार्ग की लंबाई होगी 176 किलोमीटर। लेकिन ये काम वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जो संभवतः 2021 तक पूरा होगा। क्लियर। लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। समझ गए अच्छी तरह? चलूं आगे। अब एक बात दोस्तों समझना, टोंक से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH8 और NH12। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम NH8 की भी लेंगे और थोड़ी सी किसकी लेंगे? NH12 की। क्लियर। अच्छा दोस्तों, हम सबसे पहले NH12 के बारे में पढ़ लेते हैं कि NH12 क्या है। ठीक दोस्तों, जो NH12 है ना, इस NH12 की कुल लंबाई है 890 किलोमीटर। इस NH12 की कुल लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। और दोस्तों, जो NH12 है ना, ये जाता है जबलपुर से। कहाँ से जाता है ये? जबलपुर से। और कहाँ तक जाता है? जयपुर तक। जो NH12 है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है ये? जबलपुर से जयपुर तक। अच्छा, जबलपुर कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में NH12 की लंबाई है 490 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में NH12 की लंबाई कितनी है? 490 किलोमीटर। और दोस्तों, राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में NH12 की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 400 किलोमीटर। समझ गए दोस्तों अच्छी तरह? टोंक कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH12 पर। NH12 की कुल लंबाई कितनी बताओगे? 890 किलोमीटर। कहां से कहां तक जाता है? जबलपुर से जयपुर तक। जबलपुर मध्य प्रदेश में NH12 की लंबाई 490 किलोमीटर और राजस्थान में 400 किलोमीटर। क्लियर किया? फिर बात आती है कि जो NH12 है ना, ये NH12 राजस्थान में कहां कहां है। पूछा जाए कि जो NH12 है, ये NH12 राजस्थान में कहाँ कहाँ है, अर्थात राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जहाँ से NH12 निकलता है। तो दोस्तों, ये लो, सबसे पहले तो कौन सा जिला हो जाएगा? जयपुर। अच्छा, फिर जयपुर के बाद दोस्तों ये कहाँ जाएगा? टोंक। टोंक के बाद दोस्तों ये कहाँ से निकलता है? देवली। दोस्तों, देवली के बाद कौन सा जिला आएगा? बूंदी। अच्छा, बूंदी को कौन स्पर्श करता है? कोटा। कोटा के दोस्तों आगे क्या आएगा दोस्तों? आपके झालावाड़। ठीक। अच्छा, झालावाड़ के बाद दोस्तों क्या आएगा? झालरापाटन। एकदम क्लियर। और दोस्तों, एक जिला और होगा, उसका नाम होगा अकलेरा। क्षेत्र होगा दोस्तों, जिला नहीं होगा, अकलेरा। तो जो NH12 है, ये राजस्थान में कहां कहां से निकलता है? जयपुर, टोंक, देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, झालरापाटन और अकलेरा से निकलता है। समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक, एकदम समझ गए।
टोंक में परिवहन का साधन क्या बताओगे? ओनली सड़क मार्ग। अच्छा, सड़क मार्ग में कौन कौन से दो मार्ग? NH8 और NH12। रेलवे मार्ग नहीं है। राजस्थान के 5 जिले जहां कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है, बता दोगे ना भैया? बताओ कौन कौन से? एक तो क्या बताओगे आप दोस्तों कि टोंक, करौली, बांसवाड़ा, सिरोही और प्रतापगढ़ में कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है। अच्छा, राजस्थान के 2 जिले जहां रेल पटरियां नहीं है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, लेकिन बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है, स्थापित नहीं हुई है, निर्माणाधीन है। एकदम क्लियर। अच्छा, NH12 की कुल लंबाई कितनी बताओगे? 890 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक जाता है? तो आप क्या बताओगे? जबलपुर मध्य प्रदेश से लेकर जयपुर तक। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 490 किलोमीटर। लिख ली ना अच्छी तरह। अच्छा, राजस्थान में 400 किलोमीटर। और राजस्थान में ये कहां कहां जाता है? जयपुर, टोंक, देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, झालरापाटन और अकलेरा। एकदम क्लियर। अगली बात, अब देखिए NH12 समझ में आ गया ना आपको भैया? अब हम बात करते हैं NH8 की। NH8 की बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छे टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। क्लियर। अब अगली बात, फिर बात आती है कि जो NH8 है ना, इस NH8 की लंबाई कितनी है? लगभग 1446 किलोमीटर। क्लियर। जो NH8 है इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1446 किलोमीटर। वर्तमान में साहब आपके जो इसकी लंबाई है वो 1446 किलोमीटर है। ठीक। अच्छा, फिर बात आए कि जो NH8 है ये कहां से कहां तक जाता है? तो आप क्या बताओगे कि जो NH8 है ना, ये जाता है बंबई से लेकर दिल्ली तक। कहां से कहां तक जाता है दोस्तों? ये बंबई से लेकर दिल्ली तक जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि NH8 भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरता है? तो दोस्तों, एक तो दोस्तों साहब ये जाता है दिल्ली से, यहां से दोस्तों ये गुजरता है। ठीक। फिर बात आए कि दिल्ली में NH8 की लंबाई कितनी है? 31 किलोमीटर। याद रख लेना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ये। दिल्ली में 31 किलोमीटर। दोस्तों, दिल्ली के बाद जो NH8 है ये कहां जाता है? हरियाणा में। कहां जाता है? हरियाणा में। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर। कितनी है? 101 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि ये इसके बाद साहब कहाँ आता है? राजस्थान में। राजस्थान में NH8 की लंबाई कितनी है? 688 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 688 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। राजस्थान में जो NH8 है, NH8 की लंबाई कितनी है? 688 किलोमीटर। और NH8 राजस्थान के 3 जिलों में है। एक तो जयपुर में, एक टोंक में और एक उदयपुर में। जयपुर में, टोंक में और उदयपुर में है। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि इसके बाद दोस्तों ये कहाँ जाता है? गुजरात में जाता है। गुजरात में NH8 की लंबाई पूछी जाए तो क्या बताओगे? 498 किलोमीटर। और दोस्तों इसके बाद NH8 कहाँ निकल जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ निकल जाता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में इसकी लंबाई कितनी बताओगे आप? 128 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 128 किलोमीटर। एकदम क्लियर दोस्तों। एक बार मैं आपका फिर रिवाइज कर रहा हूँ अच्छी तरह दोस्तों, समझना अच्छी तरह। एकदम क्लियर दोस्तों। हमने टोंक जिले की 3 बातें पढ़ ली। एक तो टोंक का ऐतिहासिक स्वरूप पढ़ लिया। पहले आता था चौहान वंश में, मेवाड़ में और जयपुर में। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर हमने पढ़ा कि टोंक वर्तमान में कहाँ आता है? अजमेर संभाग में। भौगोलिक स्थिति पढ़ लेना, कहाँ आता है? पूर्वी राजस्थान के मध्य। अक्षांश विस्तार कितना है? 25 डिग्री 41 मिनट 26 डिग्री 34 मिनट के मध्य। देशांतर विस्तार पढ़ लिया। जनसंख्या बता दोगे ना कितनी? 14,21,326। घनत्व 198 व्यक्ति। उपनाम सब जानते हैं क्या? नवाबों की नगरी, आकार राजस्थान की आकृति के समान, मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज। और राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा था? TH हैंडले ने। एकदम क्लियर भी आओ। चलो आगे। अच्छा, टोंक में परिवहन का साधन क्या है? केवल सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग नहीं है। राजस्थान के 5 जिलों में रेलवे मार्ग नहीं है। 5 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। 2 जिलों में रेलवे पटरियां नहीं है, नाम याद होने चाहिए। तो टोंक से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कौन कौन से? NH8 और NH12।
एकदम क्लियर। अब दोस्तों अगली बात करते हैं, ठीक। अब अगली बात फिर बात आती है कि दोस्तों जो टोंक जिला है, दोस्तों जो टोंक जिला है यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। बात आती है कि जो टोंक जिला है इस टोंक जिले की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। पूछा जाए कि टोंक जिले की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि टोंक जिले की जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है बनास। कौन सी नदी है? बनास। यह टोंक जिले की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रमुख नदी है। तो टोंक की प्रमुख नदी तो बनास। अब जो अन्य नदियां हैं वो दोस्तों कौन कौन सी देखना। टोंक जिले में बनास के अतिरिक्त खारी नदी का प्रवाह होता है। क्लियर दोस्तों, टोंक जिले में डाई नदी भी बहा करती है। एक तो बनास नदी है, एक खारी नदी है और एक डाई नदी है। दोस्तों इसके अलावा टोंक में मानसी नदी भी है। कौन सी नदी है? मानसी नदी। और दोस्तों टोंक में एक नदी और है और उसका नाम है सोहदरा नदी। कौन सी नदी होगी भैया? सोहदरा नदी। और दोस्तों जब इतना ही पढ़ लिया तो एक नदी का नाम और याद रख लो, बांडी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बांडी नदी। तो दोस्तों टोंक में कुल मिलाकर 6 नदियां हैं और इन 6 नदियों में जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी वो कौन सी है? बनास नदी। तो टोंक की नदियों के नाम याद हो जाएंगे, बनास, खारी, डाई, मानसी, सोहदरा और बांडी। ये टोंक जिले की प्रमुख नदियां हैं। एकदम क्लियर। अब दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो बनास, खारी, डाई है, बनास, खारी, डाई है, ये तीनों नदियां दोस्तों मिलती हैं टोंक जिले में राजमहल कस्बे में। दोस्तों जो ये तीनों नदियां हैं ना ये मिलती हैं राजमहल में, ठीक। अब दोस्तों जहां जहां 3 नदियां मिलेगी वहां क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम। जहां जहां 3 नदियां मिलेगी वहां क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम। तो मतलब टोंक जिले में त्रिवेणी संगम बनता है और बनाती कौन है? बनास नदी। किसके साथ? खारी और डाई के साथ। एकदम क्लियर, समझ गया ना। तो टोंक जिले में बनास, खारी, डाई इन तीनों नदियों का संगम होता है राजमहल के निकट और जब तीनों नदियां मिलेगी तो क्या बन जाएगा? त्रिवेणी संगम, ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि राजस्थान में त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ बनते हैं। राजस्थान में त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों बनास नदी भेड़च और मेनाल के साथ, बनास नदी भेड़च और मेनाल के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। और दोस्तों कहाँ बनाती है ये? भीलवाड़ा के बिगोद कस्बे में। कहाँ बनाती है? भीलवाड़ा के बिगोद कस्बे में। क्लियर। मैं आपको राजस्थान के त्रिवेणी संगम पढ़ा रहा हूँ साथ साथ। एकदम क्लियर। दोस्तों बनास नदी चंबल के साथ, किसके साथ? चंबल के साथ, और चंबल के साथ साथ सीप के साथ भी मिलती हैं और फिर बनाती है त्रिवेणी संगम। और ये कहाँ बनता है दोस्तों? रामेश्वर धाम में। कहाँ बनता है मेरे दोस्तों? रामेश्वर धाम में। और पूछा जाए रामेश्वर धाम कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में। एकदम क्लियर। और दोस्तों बनास, खारी, डाई ये कहाँ मिलती है? राजमहल टोंक में। तो बनास नदी 3 जगह 3 जिलों में त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी 3 जगह 3 जिलों में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। बनास भेड़च मेनाल बिगोद, बनास चंबल सीप सवाई माधोपुर, बनास खारी डाई राजमहल। एकदम क्लियर। और दोस्तों एक त्रिवेणी संगम बनता है सोम नदी का, क्लियर, माही नदी के साथ। दोस्तों एक बनता है साहब आपके सोम नदी का, किसके साथ? माही नदी के साथ। तो सोम, माही और जाखम दोस्तों ये भी साहब आपकी क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। और पूछा जाए ये संगम कहाँ बनता है तो आप क्या बताओगे? वेणेश्वर धाम में।
कहाँ बनता है मेरे दोस्तों? वेणेश्वर धाम में। और वेणेश्वर धाम कहाँ आता है? डूंगरपुर में। कहाँ आता है? डूंगरपुर में। और दोस्तों पूछा जाए कि वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के किस गांव में आता है? दोस्तों इस गांव को प्रतियोगी परीक्षा में शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो वेणेश्वर धाम है ना, ये आता है नवा टापरा गांव में। किस गांव में आता है? नवा टापरा गांव में। एकदम क्लियर, समझ गए? तो टोंक जिले की प्रमुख नदियां बनास, खारी, डाई, माशी, सोहदरा और बांडी। बनास, खारी, डाई क्या बनाएगी? त्रिवेणी संगम। बनास नदी राजस्थान के 3 जिलों में त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, खारी, डाई, टोंक, बनास, चंबल सीप, सवाई माधोपुर, बनास, बेड़च मिनाल, भीलवाड़ा। क्लियर? और एक सब आपके कौन बनाएगी? माही नदी। सोम, माही, जाखम बनाएगी वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि वेणेश्वर धाम किस गांव में है? नवा टापरा गांव में। एकदम क्लियर क्या? चलो आगे, अगली बात। फिर बात आती है कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? पूछा जाएगा कि टोंक जिले के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। दोस्तों ये सब टोंक का सामान्य परिचय है जो हमें याद होना चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों टोंक जिले में सब आपके जो बांध है ना, उस बांध साहब आपके एक तो आपको नाम याद रखना होगा, टोरडी सागर। क्या याद रखना होगा? टोरडी सागर। ठीक दोस्तों, एक बांध का नाम आपको याद रखना होगा, भैरव सागर। ठीक, 2 बातें दोस्तों, एक बांध का नाम है चांदसेन बांध। क्लियर दोस्तों? ये बांध आपके बहुत काम के हैं। कभी कभी दोस्तों अप्रत्याशित क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। हमें बड़े बांधों के नाम तो याद होते हैं, लेकिन स्थानीय या छोटे बांधों के नाम याद नहीं होते हैं। और दोस्तों कभी कभी यही प्रश्न बनकर आ जाते हैं। तो टोरडी सागर बांध, भैरव सागर बांध, चांदसेन बांध। दोस्तों एक बांध का नाम है गालव बांध। दोस्तों कौन सा बांध है? गालव बांध। एकदम क्लियर? क्या नाम बताओगे दोस्तों? गालव बांध। ये भी कहाँ आता है? टोंक में। ठीक, ये सब दोस्तों आपके टोंक जिले के प्रसिद्ध बांध हैं। ठीक, अब इन 4 बांध के अलावा टोंक जिले में जो सबसे प्रसिद्ध बांध है, सबसे बड़ा बांध है, जो ऐतिहासिक बांध है, उस बांध का नाम है बीसलपुर बांध। क्या नाम है दोस्तों? बीसलपुर बांध। तो दोस्तों बीसलपुर बांध तो दोस्तों सभी जानते हैं कि बीसलपुर बांध टोंक जिले में है, लेकिन इसके अलावा आपको अन्य बांधों के नाम भी पता होने चाहिए। तो टोंक के प्रमुख बांध क्या बताओगे? टोरडी सागर, भैरव सागर, चांदसेन, गालव बांध और बीसलपुर बांध। एकदम क्लियर? चलूं आगे। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं बीसलपुर बांध की। ठीक, पूछा जाए कि जो बीसलपुर बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर। ठीक, जो बीसलपुर बांध है ये किस पर बनाया गया है? बनास नदी पर। ठीक, अच्छा, बीसलपुर बांध किस मंदिर के निकट बनाया गया है? दोस्तों यहाँ एक शिव मंदिर भी है, कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो बीसलपुर बांध किस नदी मंदिर के निकट बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा गोकर्णेश्वर। गोकर्णेश्वर शिव मंदिर, इसके निकट दोस्तों आपके क्या बना हुआ है? बीसलपुर बांध। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीसलपुर बांध है, इस बीसलपुर बांध की लंबाई कितनी है? तो आप क्या बताओगे? 574 मीटर। कितनी बताओगे? 574 मीटर। और पूछा जाए कि जो बीसलपुर बांध है, इस बीसलपुर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है ना, वो है 39.5 मीटर, लगभग 40 मीटर के आसपास। एकदम क्लियर? टोंक जिले के प्रमुख बांधों में टोरडी सागर, भैरव सागर, चांदसेन, गालव बांध, बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर। अच्छा, बीसलपुर बांध के निकट कौन सा मंदिर बना हुआ है? गोकर्णेश्वर शिव मंदिर। बीसलपुर बांध की लंबाई क्या बताओगे? 574 मीटर। और ऊंचाई क्या बताओगे? लगभग 39.5 मीटर या लगभग 40 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, फिर देखो पूछना, ध्यान रखना,
बीसलपुर बांध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो बीसलपुर बांध है यह आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी का पूरा नाम होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो दोस्तों सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित राजस्थान का पहला बांध कौन सा होगा? बीसलपुर बांध। क्लियर? पूछा जाए कि सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित राजस्थान का पहला बांध कौन सा होगा? बीसलपुर बांध। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, आरसीसी से निर्मित राजस्थान का पहला बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध। ठीक, अच्छा पे बात आती है कि जो बीसलपुर बांध है, इस बीसलपुर बांध का तब आपके उद्देश्य क्या है, इसको निर्मित करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस बांध को निर्मित करने का उद्देश्य था पेयजल सुविधाओं का विस्तार करना। पूछा जाए आपसे कि जो बीसलपुर बांध है, इस बीसलपुर बांध को निर्मित करने का उद्देश्य क्या था, तो आप क्या बताओगे? पेयजल सुविधाओं का विस्तार करना बीसलपुर बांध को निर्मित करने का उद्देश्य था। फिर बात आती है कि अगर पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है, तो राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो कि बीसलपुर बांध से पेयजल सुविधा का लाभ ले रहे हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में राजस्थान के 3 जिलों में बीसलपुर बांध से पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है। और पूछा जाए कि वो 3 जिले कौन कौन से हैं, तो एक जिला तो टोंक। ठीक दोस्तों, एक जिला कौन सा होगा? अजमेर। और एक कौन सा होगा? जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर। तो जयपुर, अजमेर, टोंक को वर्तमान में बीसलपुर बांध से पेयजल सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना का नाम भी क्या होगा? बीसलपुर बांध परियोजना। समझ गए ना भैया? टोंक जिले में बांध के नाम याद कर लोगे। बीसलपुर बांध के अलावा भी आपको इन बांधों के नाम याद होने चाहिए, टोरडी सागर, भैरव सागर, चांगसेन, गालो बांध और बीसलपुर बांध। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना। सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित राजस्थान का पहला बांध बीसलपुर बांध। क्लियर? किस नदी पर है? बनास नदी पर। किस मंदिर के निकट स्थित? गोकर्णेश्वर शिव मंदिर के निकट। लंबाई 574 मीटर, ऊंचाई 39.5 मीटर, लगभग 40 मीटर के आसपास। ठीक, इस बांध को बनाने का उद्देश्य पेयजल सुविधाओं का विस्तार। क्लियर? और वर्तमान में इस बांध से कितने जिलों को पेयजल सुविधा दी जा रही है? 3 जिलों को, जयपुर, अजमेर, टोंक। क्लियर क्या? ठीक, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध परियोजना। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि इस बांध का नाम बीसलपुर किसके नाम पर रखा गया? इसका नाम बीसलपुर किसके नाम पर रखा गया? तो मैं आपको सामान्य शब्द में बता देता हूं। अजमेर में एक चौहान शासक हुए थे, बीसल देव चौहान, जिन्हें हम विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो विग्रह राज चतुर्थ अथवा बीसल देव चौहान के नाम पर ही दोस्तों इस बांध का नाम रखा गया है बीसलपुर बांध। एकदम क्लियर? चलो आगे, अगली बात। ठीक, अच्छा भी दोस्तों बात आती है कि बात आती है कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बात आती है कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप क्या बताओगे कि यहाँ कांप मिट्टी पाई जाती है। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कांप मिट्टी पाई जाती है। टोंक जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कांप मिट्टी पाई जाती है। एकदम क्लियर? पहली बात। अच्छा फिर बात आई है कि दोस्तों जो टोंक है ना, यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, अर्थात यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? पूछा जाए कि टोंक जिले में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? 62.97%। 62.97% यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है। एकदम क्लियर? 2 बातें। अच्छा भी दोस्तों बात आती है कि साहब आपके जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? पूछा जाएगा कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो दोस्तों टोंक जिले में
3 फसलों का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है और ये तीनों फसलें साहब आपके दोस्तों जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। टोंक जिले में 3 फसलों का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है जो कि जायद के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों उन फसलों में एक का नाम है तरबूज। तरबूज का उत्पादन टोंक में बहुत होता है। एक होता है दोस्तों ककड़ी, ठीक, और दोस्तों एक होता है खरबूजा, ठीक। तो तरबूज, ककड़ी और खरबूजा, इन तीनों का दोस्तों जो उत्पादन होता है ना सर्वाधिक, वो दोस्तों कहाँ होता है आपके टोंक में। तो दोस्तों राजस्थान में टोंक 3 फसलों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तरबूज, ककड़ी और खरबूजे के लिए। एकदम क्लियर। चलो आगे, यहाँ तक कोई डाउट? मिट्टी की बात आए तो साहब कौन सी होगी? काप मिट्टी। वार्षिक वर्षा 62.97% और एवरेज। क्लियर। प्रमुख फसलें तरबूज, ककड़ी और खरबूजा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि साहब जो टोंक है, इस टोंक में क्या कोई शिकार निषिद्ध क्षेत्र है क्या? ठीक दोस्तों, टोंक में कोई शिकार निषिद्ध क्षेत्र है या नहीं है? टोंक में कोई शिकार निषिद्ध क्षेत्र है या नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो टोंक है ना, यहाँ एक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है और उसका नाम है रानीपुरा। क्या नाम है? रानीपुरा। तो पूछा जाए रानीपुरा शिकार निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? टोंक जिले में। समझ लेना, रानीपुरा शिकार निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में आता है? टोंक जिले में। एकदम क्लियर। अब बात आती है कि टोंक में पशुपालन का क्या स्वरूप है? राजस्थान में टोंक जिले में पशुपालन का क्या स्वरूप है? तो दोस्तों ध्यान रखना, टोंक में साहब आपके एक विशेष प्रकार की भेड़ पाई जाती है जिसे हम मालपुरा नस्ल की भेड़ कहते हैं। तो दोस्तों जो टोंक है ना, ये माल क्लियर। दोस्तों जो टोंक है ना, ये मालपुरा नस्ल की भेड़ के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात। दूसरी बात, ये प्रश्न दोस्तों हमेशा आपके आता है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्रश्न क्या आता है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों टोंक में एक क्षेत्र है और उसका नाम है अबिका नगर। क्या नाम है दोस्तों? अबिका नगर। टोंक में एक क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है अबिका नगर और इस अबिका नगर को जाना जाता है केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र के लिए। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? टोंक जिले में। और टोंक के किस क्षेत्र में है? अबिका नगर में है। कहाँ है दोस्तों? अबिका नगर में है। समझिए अच्छी तरह। टोंक की मिट्टी कौन सी? काप मिट्टी। वार्षिक वर्षा 62.97%। प्रमुख फसलें जायद की प्रमुख फसलें होती हैं तरबूज, ककड़ी और खरबूजा। टोंक में जो शिकार निषिद्ध क्षेत्र उसका नाम क्या है? रानीपुरा। टोंक में पशुपालन साहब आपके किसके लिए होता है? ये टोंक जिला मालपुरा नस्ल की भेड़ के लिए जाना जाता है। एकदम क्लियर। और मालपुरा नस्ल की भेड़ ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजस्थान के टोंक जिले में। एकदम क्लियर। आगे चलो भैया, एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों, ये सब टोंक जिले के सामान्य परिचय हैं जो आपको पता होना चाहिए। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि टोंक जिले के प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? पूछा जाए कि टोंक जिले का प्रमुख दुर्ग कौन सा है? टोंक जिले में प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? तो दोस्तों टोंक जिले में मतलब आपके जो प्रमुख दुर्ग है ना, उसमें दोस्तों एक तो होगा काकोड़ का किला। कौन सा होगा? काकोड़ का किला। तो दोस्तों जो काकोड़ का किला है ना, ये किस जिले में आता है? टोंक में। किस जिले में आता है दोस्तों? टोंक में। समझ जाओगे ना। तो टोंक जिले में दोस्तों साहब आपके कुछ दुर्ग हैं और दोस्तों उन दुर्ग में पहला दुर्ग कौन सा है? काकोड़ का किला। कौन सा है दोस्तों? काकोड़ का किला। कहाँ आता है दोस्तों? ये टोंक में आता है। कहाँ आता है? टोंक में। ठीक। अच्छा, अगली बात दोस्तों पूछा जाएगा कि इसका दोस्तों साहब यहाँ कौन सा किला है? तो आप क्या बताओगे? यहाँ अमीरगढ़ भी है। क्लियर दोस्तों, यहाँ अमीर खां पिंडारी के नाम पर
एक किला बनाया गया था आमिरगढ़ का किला। ये भी साहब आपके कहाँ बना हुआ है? टोंक जिले में। कहाँ बना हुआ है? टोंक जिले में। तो काकोड़ का किला, आमिरगढ़ का किला कहाँ बना दोस्तों? टोंक जिले में। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक दुर्ग और है और उसका नाम है हमीरगढ़। क्या नाम है? हमीरगढ़। क्लियर? तो दोस्तों हमीरगढ़ दो जगह हो गए, एक तो भीलवाड़ा में भी हमीरगढ़ है और एक टोंक में भी हमीरगढ़ है। एकदम क्लियर? हमीरगढ़ दो जगह हो गए, एक तो टोंक में भी और एक भीलवाड़ा में है। तो काकोड़ का किला, आमिरगढ़ का किला और दोस्तों साहब आपके हमीरगढ़, ये यहाँ के प्रसिद्ध दुर्ग हैं। चलो आगे, एकदम क्लियर। अब दोस्तों बात आती है कि जो टोंक है ना, इस टोंक जिले में प्रमुख महल कौन से हैं? पूछा जाएगा कि जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले में प्रमुख महल कौन से हैं? दोस्तों दो महलों के नाम बताऊं और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। दो महलों के नाम बताऊंगा और दोनों महल बहुत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों एक नाम तो है मुबारक महल। दोस्तों एक नाम को क्या बताओगे आप? मुबारक महल। ठीक। और दोस्तों एक नाम क्या बताओगे? सुनहरी कोठी। एक नाम तो मुबारक महल और एक नाम क्या बताओगे? सुनहरी कोठी। ये दोनों दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध महलों में सम्मिलित हैं। ये दोनों राजस्थान के प्रसिद्ध महलों में सम्मिलित है। कौन कौन से? एक तो मुबारक महल और एक सुनहरी कोठी। दोस्तों इस मुबारक महल से शिक्षक भर्ती 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस मुबारक महल से शिक्षक भर्ती 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इस मुबारक महल से शिक्षक भर्ती 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? राजस्थान में मेहमान नवाजी को लेकर प्रसिद्ध मुबारक महल क्या है? प्रश्न क्या पूछा गया था कि राजस्थान में मेहमान नवाजी को लेकर प्रसिद्ध महल मुबारक महल कहाँ है? तो दोस्तों याद रखना, जो मुबारक महल है ना, ये राजस्थान में जो मुबारक महल है ये दो जिलों में है। जो मुबारक महल है ये दो स्थानों पर है। ध्यान रखना, राजस्थान में आपके जो मुबारक महल है ना, ये दो स्थानों पर है। क्लियर? दोस्तों एक मुबारक महल तो है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और दोस्तों एक मुबारक महल है टोंक में। कहाँ है? टोंक में। ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में पूछा गया था कि राजस्थान में मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहाँ है। तो पहले तो ये याद रखो कि राजस्थान में मुबारक महल कितने हैं? दो। कितने हैं भैया? दो। क्लियर? एक तो है जयपुर में और एक है टोंक में। अब जानना दोस्तों, जो जयपुर वाला मुबारक महल है ना, ये तो जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए। जो दोस्तों जो जयपुर वाला मुबारक महल है ये किसके लिए जाना जाता है? मेहमान नवाजी के लिए। क्लियर? और दोस्तों जो टोंक वाला मुबारक महल है ये जाना जाता है कुर्बानी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? कुर्बानी के लिए। अब प्रश्न था कि मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहाँ है? तो जयपुर रियासत उसका आंसर था। तो मुबारक महल कितनी जगह हो गए? दो, जयपुर और टोंक। टोंक वाला मुबारक महल तो प्रसिद्ध है मेहमान नवाजी के लिए और जयपुर वाला मुबारक महल प्रसिद्ध है दोस्तों, सॉरी टोंक वाला तो प्रसिद्ध है कुर्बानी के लिए और जयपुर वाला प्रसिद्ध है मेहमान नवाजी के लिए। एकदम क्लियर? क्या समझ गए अच्छी तरह? हाँ बोलो, एकदम क्लियर? तो दोस्तों ये थी टोंक जिले की सामान्य परिचय, ठीक, जो हमने पढ़ा। एक बार मैं आपको दोस्तों फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, फिर फिर हम टोंक जिले की अन्य विशेषताओं को पढ़ेंगे। टोंक जिले में क्या क्या पाया जाता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, एक बार फिर सुनना अच्छी तरह, फटाफट रिवाइज करना, साथ साथ लिखते भी रहना, साथ साथ याद करते भी रहना। एकदम क्लियर? रेडी होना, करो शुरू। ठीक, टोंक जिला पहले कहां था? चौहान वंश के अधीन था, मेवाड़ रियासत के अधीन था और जयपुर रियासत के अधीन था। टोंक का नामकरण किसने किया था? भोला ब्राह्मण ने। टोंक का संस्थापक कौन था? अमीन था पिंडारी। ठीक, अच्छा दोस्तों, अच्छा तब दूसरी बात आती है कि जो टोंक रियासत है ये किस संभाग में आती है? अजमेर संभाग में। टोंक दोस्तों जो जिला है ये राजस्थान के कौन से भाग में आता है? पूर्वी राजस्थान में। अक्षांश विस्तार 25 डिग्री 41 मिनट 26 डिग्री 34 मिनट। देशांतरीय विस्तार
एकदम क्लियर। जनसंख्या कितनी होगी? 14,21,326 वर्ष 2011 के अनुसार। जनसंख्या घनत्व 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उपनाम बता दोगे ना, आकार बता दोगे राजस्थान की आकृति के समान, और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, और राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा था? टीएच लेने। क्लियर। अच्छा, परिवहन के साधन कौन सा है? सड़क मार्ग। कौन सा नहीं है? रेल मार्ग। राजस्थान के 5 जिले आज हैं जहां रेल मार्ग नहीं है। कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, करौली, सिरोही और टोंक। दो जिले जहां पटरियां नहीं है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक। यहां से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? NH 8 और NH 12। अच्छा, NH 12 की लंबाई 890 किलोमीटर। कहां से? जबलपुर से जयपुर। क्लियर। अच्छा, लंबाई, अच्छा एमपी में कितनी लंबाई? 490, जयपुर में 400 किलोमीटर। NH 12 राजस्थान में कहां से गुजरता है? जयपुर, टोंक, देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, झाला, पाटन और अकलेरा। समझ जाओगे भैया? चलो आगे। अच्छा, अगली बात दोस्तों की बात आती है कि साहब आपके जो टोंक जिला है, ठीक दोस्तों, इस टोंक जिले में दोस्तों आपके NH 12 भी है और NH 8 भी है। फिर बात आती है कि जो NH 8 है उसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी दोस्तों, कितनी थी? 1446 किलोमीटर। कितनी थी? 1446 किलोमीटर। नदियां बनास नदी, थारी नदी, डाई नदी, माक्षी नदी, सोदरा और बांडी नदी। त्रिवेणी संगम एकदम क्लियर हो गया ना दोस्तों आपके? ठीक। चलो आगे। अच्छा, प्रमुख बांध क्लियर। सबसे बड़ा बांध क्या बताओगे? बिशनपुर बांध, और बिशनपुर बांध की पूरी जानकारी आपके सामने है। ठीक। अगली बात दोस्तों, मिट्टी बता देना। काप मिट्टी। वार्षिक वर्षा 62.97%। फसलें तरबूज, ककड़ी और तरबूज जो किसमें आती है? जायद की फसल में। शिकार निश्चित क्षेत्र ये ध्यान रखना, अविकानगर केंद्रीय भेड़ प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? टोंक में। याद रखना दोस्तों। दुर्ग, 3 दुर्ग हैं, मुबारक महल और सुनसुनहरी मरकोटी कहाँ है दोस्तों? आपके टोंक जिले में है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों ये था आपके टोंक जिले का सामान्य परिचय और दोस्तों टोंक जिले की वस्तुस्थिति। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट के द्वारा दोस्तों आप हमें गति प्रदान करें, हमारे प्रेरणा प्रदान करें। अच्छा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि अब दोस्तों एक नया काम शुरू कर रहे हैं। मैं जब भी कोई जिला पढ़ाऊंगा ना तो दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक। तो दोस्तों मैं आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लिख लीजिए। फिर दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आप कमेंट में दोस्तों आपके आंसर देना। तो बोलो क्वेश्चन, एकदम क्लियर क्वेश्चन बोल रहा हूं दोस्तों मैं। ठीक। और दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को लिखकर फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक। अच्छा दोस्तों, मेरा प्रश्न नंबर 1 ये है, मेरा जो प्रश्न नंबर 1 है वो ये है कि तात्या टोपे राजस्थान के 3 जिलों में आया था। तात्या टोपे राजस्थान में जब आया था ना तो वो टोंक में भी आया था। कहां आया था? टोंक में आया था। ठीक। तो टोंक रियासत के किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की सहायता की थी? ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मेरा प्रश्न एक बार फिर सुनना, 1857 की क्रांति में किस रियासत ने तात्या टोपे की सहायता की थी? टोंक ने। और टोंक रियासत का वह कौन व्यक्ति था जिसने तात्या टोपे की सहायता की थी 1857 की क्रांति में? समझ गए? प्रश्न एक बार फिर सुन लेना, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की सहायता करने वाला टोंक रियासत का स्वतंत्रता सेनानी कौन था? पहली बात। अच्छा, एक प्रश्न और दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय टोंक रियासत का शासक कौन था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय टोंक रियासत का शासक कौन था? इन 2 प्रश्नों के आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखना और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।